चलिए दोस्तों, अपनी कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज सूरज ने अपनी उदासी भरी लालिमा को बिखेर दिया था। सुबह हो चुकी थी और वो दिल्ली जाने की तैयारी में थे। गणेश, शंकर और कावेरी समय से पहले रिजॉर्ट पहुंच चुके थे। कावेरी के हाथ में रीमा के लिए एक छोटा सा तोहफा था। जैसे माँ एक बेटी के लिए विदाई के समय तोहफा लेकर आती है, उसी तरह कावेरी एक छोटा सा तोहफा लेकर आई थी। वो तोहफा देने में झिझक जरूर रही थी, लेकिन एक मन से चाह रही थी कि रीमा उसे स्वीकार कर ले। इससे ज़्यादा उनकी हैसियत नहीं थी। गणेश और शंकर ने मिलकर परेश और रीमा का सारा सामान कार की डिक्की में रखवा दिया था। सभी के चेहरे पे उदासी के साथ मौन छाया हुआ था। कोई किसी से बोल नहीं रहा था। रीमा भी जैसी तानिया की जैसी रूखी रूखी सी दिखाई दे रही थी, सबसे एकदम कटी कटी। ना तो वो गणेश को देख रही थी और ना किसी और से ज़्यादा बातचीत कर रही थी। गणेश को इस बात का दुख था, कहीं रीमा बिटिया भी तानिया तो नहीं बन जाएगी। चलो, जो ईश्वर को मंजूर होगा वो होगा। मैंने तो रिश्ता जोड़ ही लिया है, उसे तो मैं नहीं तोड़ सकता। परेश बिना वजह की चहलकदमी कर रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि इन लोगों से मैं किस तरीके से बातचीत करूं। मेरा शुक्रिया ये लोग लेंगे नहीं, मेरी बात ये लोग मानेंगे नहीं, कहीं बुरा ना मान जाए। गाड़ी में सामान रख गया था। रीमा चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। रीमा को गाड़ी में बैठा हुआ देखकर कावेरी ने गणेश से कहा कि एक छोटा सा तोहफा है जो मैं बिटिया को देना चाहती हूँ, लेकिन गणेश ने इशारे से उसको रोक दिया। बोले, नहीं भाभी, ये गलती बिल्कुल मत करना। उन्हें कहा, क्यों? मैं ऐसा क्यों ना करूँ? उन्हें कहा, मैं आपको बाद में बताऊँगा। गणेश को याद आया कि कल जब उसने तोहफा दिया था तो रीमा की क्या हालत हो गई थी, इसीलिए उसने कावेरी को तोहफा देने से मना कर दिया। वो नहीं चाहता था कि चलते समय कोई बखेड़ा खड़ा हो। रीमा तो जैसे कल की सारी बातों को भूल चुकी थी। परेश यही सोच रहा था कि कैसी बच्ची जैसी हो गई है, कल जो होता है उसे आज याद नहीं रहता। ये कैसी बीमारी है। खैर, उसने एक्सीलेटर पर पैर दिया और गाड़ी को आगे बढ़ा लिया। आंखें नम सबकी हुई, लेकिन नजरें किसी की ना मिली। गणेश अपने अंगोछे से आंसू को पोंछता हुआ अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गया। गाड़ी धीरे 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 पहाड़ से नीचे उतर रही थी। जैसे जैसे गाड़ी नीचे उतर रही थी, वो उन पहाड़ियों को, उन वादियों को छोड़ती जा रही थी और रीमा का मन एक खालीपन लिए उतर रहा था। रीमा बिल्कुल खामोश थी। इस बीच परेश और रीमा की कोई खास बातचीत नहीं हुई। परेश ने उसको छेड़ना उचित नहीं समझा। लंबा सफ़र था, बीच में 2-4 जगह वो लोग रुके चाय नाश्ते के लिए, लेकिन रीमा ने इस बीच कुछ नहीं खाया। रीमा के चेहरे को देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो लंबी बीमारी से उठी हो और बहुत कमज़ोर हो गई हो, उसे आराम की ज़रूरत हो। इस करके परेश ने उसको ज़्यादा दबाव नहीं डाला। दिल्ली पहुंचते पहुंचते उनको शाम हो गई। रात भर रीमा चैन से सोई। परेश को सबसे ज़्यादा चिंता थी कि सुबह उठकर सबसे पहला काम डॉक्टर कुशाक को दिखाने का करना है। उससे पहले उसका दिमाग सामान नहीं हो सकता। इस गुत्थी को सुलझना बहुत ज़रूरी है। उसी उधेड़-बुन में उलझा परेश थका हारा सो गया। सुबह उठते ही वो लोग समय से पहले कुशाग के क्लिनिक पहुंच गए। कुशाग और परेश दोनों में कोई बहुत अच्छी दोस्ती तो नहीं थी, लेकिन हाँ, दोनों साथ जरूर पढ़े थे। इस नाते कुशाग और परेश की अच्छी जान पहचान थी। दूसरा, उनका एक बिजनेस रिलेशन भी था, क्योंकि कुशाग के जितने
मेडिकल के जितने भी इक्विपमेंट्स थे सारे परेश की फैक्ट्री में बनते थे। इस नाते उनका पैसों का अच्छा खासा लेन देन था। बावजूद इसके कुशाग्र ने पर्चा बनवाने से मना कर दिया, लेकिन परेश ने पूरी फीस देकर पर्चा बनवाया। बिजनेस और रिलेशन दोनों अपनी जगह। रीमा जब कुशाग्र की क्लिनिक में दाखिल हुई तो कुशाग्र ने परेश को बाहर कर दिया। उसने कहा, मुझे रीमा से अकेले में बात करनी है। कुशाग्र ने सवालों का सिलसिला शुरू किया। सबसे पहले तो उसने रीमा को बिल्कुल सामान्य किया। पहले तो दिनचर्या के सामान्य से सवालों से शुरू किया। उसने पूछा, आपने क्या खाया? आपने अच्छे से नाश्ता तो किया ना? आप घूमने गई थी, वो सफ़र कैसा रहा? इस तरह के सामान्य से सवालों से सबसे पहले तो रीमा थोड़ा सा सहज हुई। हालांकि जब से वो लौट कर आई थी वो किसी से बातचीत नहीं कर रही थी। वो एक रिक्तता लेकर वहाँ से लौटी थी। कुशाग्र ने कुछ सवालों से रीमा को सामान्य तो पहले कर दिया था। अब बारी थी रीमा से उन सवालों को करने की जिसका जवाब सभी लोग चाहते थे। परेश बहुत व्याकुल था। अगर चीज़ें आपके सामने होती हैं तो आपके दिल में एक सब्र होता है, लेकिन रीमा अंदर थी, उसको पता नहीं था कि कौन से सवालों से गुजर रही है, उसको कितनी तकलीफ़ हो रही होगी और आखिर बात है क्या, समस्या क्या है। उधर रीमा कुशाग्र से के सवालों के जवाब देने में व्यस्त थी। इधर परेश के मन में सवाल जवाब चल रहे थे। कहीं रीमा की जिंदगी में कोई और पुरुष हुआ तो क्या होगा? कहीं उसको मानसिक बीमारी हुई तो क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ऐसा तो नहीं ये कोई पिछले जन्म से जुड़ी घटना हो? ये मैं कैसी बातें कर रहा हूँ? आज दुनिया चांद पर पहुँच गई है, विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है और मैं कैसी बातें कर रहा हूँ? जो भी होगा, उसे रीमा के बाहर आने का इंतज़ार था। कुशाग्र ने जितने भी सवाल रीमा से किए उसका आधा पर्दा या बहुत ही छोटा जवाब रीमा दे रही थी। कुशाग्र उसे जवाब देने के लिए उकसा रहा था, बार बार उकसा रहा था, लेकिन रीमा छोटे छोटे जवाब देकर कुशाग्र को चुप कर रही थी। ये सिलसिला थोड़ी देर तक चलता रहा। फिर कुशाग्र ने एक ऐसा प्रश्न करा, उसकी ऐसी नब्ज पर हाथ रखा जहां से रीमा उबल पड़ी, जैसे उस क्लिनिक में एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया हो। और उस भूचाल को संभालना कुशाग्र जैसे अनुभवी डॉक्टर के लिए भी बहुत मुश्किल हो गया। उसकी चीख को सुनकर परेश बिना इजाज़त उसके क्लिनिक के अंदर घुस गया। उसने देखा वही हालत जो कोसानी के रिजॉर्ट में हुई थी। रीमा अर्धचेतन की अवस्था में कुर्सी पर टिकी हुई थी और कुशाग्र उसको चेक कर रहा था। क्या पूछा था कुशाग्र ने रीमा से, जो रीमा की ऐसी हालत हो गई? आखिर उस भूचाल की वजह क्या थी? ये सब जानने के लिए कल शाम 5 बजे तक इंतज़ार कीजिए। मैं आपके सामने कल 5 बजे कहानी का आगे का हिस्सा लेकर आऊँगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी जरा भी दिल को छूती है, अच्छी लगती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।